हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? एक बार फिर से आप सभी का जियोग्राफी वाला जयपुर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस चैनल में हम 12th क्लास की एनसीईआरटी फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी के चैप्टर 5 अध्याय 5 को डिस्कस करेंगे। और इसमें हम प्राथमिक क्रियाएं, जो प्राइमरी एक्टिविटीज होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जिनमें बेसिकली 4-5 प्रकार की होती है: प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वार्टनरी और क्वार्नरी। ठीक है, प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीय क्रियाएं, तृतीय क्रियाएं, चतुर्थक और पंचम क्रियाएं, जो क्रियाकलाप होते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है। उनमें जो सबसे पहली है प्राथमिक क्रियाएं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और इसमें हम प्राथमिक क्रियाओं का पैटर्न क्या है वर्ल्ड लेवल पर, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यानी जो प्राइमरी एक्टिविटीज का वर्ल्ड पैटर्न है, उसको डिस्कस करेंगे। और उससे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि प्राथमिक क्रियाएं होती क्या है, इनका स्वरूप क्या है, और इकोनॉमी में बेसिकली या ये कहाँ पे अपना जो स्थान है वो पाती है। तो वेरियस प्रकार की जो प्राथमिक क्रियाएं हैं, उनके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो अब प्राथमिक क्रियाओं का मतलब ये है कि जब इकोनॉमी का डेवलपमेंट होना शुरू हुआ था, तो उससे पहले कुछ मेजर इवेंट हुए थे। तो उनके बारे में एक बार डिटेल से डिस्कस करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, पहले ह्यूमन जंगलों में रहता था, घूमता था, उनका कोई स्थिर जो स्थिर आवास नहीं था, उनका कोई खेती करने का निश्चित पैटर्न नहीं था। और वो जो जंगली जानवरों के साथ में घूमता था, और उनके मांस और जो पेड़ पौधे कंदमूल मिलते थे, वो अपने भोजन के रूप में ग्रहण करता था। लेकिन आज से लगभग 10,000 साल पहले, यानी 8000 BC, यानी आज से लगभग 10 वर्ष पहले मानव ने खेती करना प्रारंभ किया था, यानी नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल या नियोलिथिक पीरियड में। तो 8000 BC के आसपास ह्यूमन ने एग्रीकल्चर प्रारंभ किया। अब ह्यूमन एग्रीकल्चर करेगा, फॉर एग्जांपल कोई खेत है, इसमें ह्यूमन एग्रीकल्चर करेगा। तो ऐसा तो है नहीं कि वो घुमंतू टाइप रहेगा या पहले जैसे जंगलों में घूमता था वैसे रहेगा। वो एग्रीकल्चर स्टार्ट करेगा, तो पर्टिकुलर अपना घर बनाएगा किसी लोकेशन पर। अब घर बनाएगा तो आसपास बहुत सारे जो हाउस है उनका डेवलपमेंट होगा। तो ऐसे करके ह्यूमन सेटलमेंट का भी साथ में विकास होने लगा धीरे धीरे। ये ह्यूमन सेटलमेंट या जो खेती का प्रोसेस था, वो किसी नदी घाटियों के किनारे होता था। ठीक है, फॉर एग्जांपल दजला और फरात है, वो अरब पेनिनसुलर में है वहाँ पे। उसके बाद में इंडस रिवर है, तो यहाँ पे जो सिंधु घाटी सभ्यता है। और उसके बाद में बहुत सारी सभ्यता थी, फॉर एग्जांपल माया सभ्यता थी मैक्सिको की, और अलग अलग जो नील नदी घाटी में लोग बसते थे। तो ये पैटर्न वहाँ से शुरू हुआ, जहाँ पे उनको एग्रीकल्चरल फर्टाइल लैंड मिलता था, और धीरे धीरे उन्होंने एग्रीकल्चर करना स्टार्ट किया और एक स्थायी आवास के रूप में रहना शुरू किया। अब अ, उसके बाद में 8000 BC के बाद में ह्यूमन ने धीरे धीरे अपना जो स्थायित्व था उसकी ओर फोकस किया। और प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है, और उसको हम वापस कैटेगरी वाइज डिवाइड करते हैं कि ऐसे कौन कौन से इकोनॉमिक एक्टिविटीज है जो डायरेक्ट रॉ मटेरियल वेस्ट होते हैं। ठीक है, डायरेक्ट जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं उस पर बेस्ड होते हैं, तो उनको हम प्राइमरी एक्टिविटीज बोल देते हैं। और सेकेंडरी और टर्शियरी एक्टिविटीज में वो एक्टिविटीज इंक्लूड होती है। फॉर एग्जांपल, प्राइमरी एक्टिविटी में हम खेती करना बोल देते हैं। ठीक है, अब खनन का बोल देते हैं, फॉर एग्जांपल हमने माइनिंग की। ठीक है, माइनिंग की, अब माइनिंग से हमने हमें क्या आयरन ओर मिला। ठीक है, और आयरन ओर को हम प्राइमरी एक्टिविटीज बोल देते हैं। अब सेकेंडरी एक्टिविटीज में क्या होगा, आयरन ओर से हम जो स्टील है उसका निर्माण करेंगे। ठीक है, अब आयरन और प्राइमरी एक्टिविटीज के अंडर आता है, और उसके बाद में हमने उसको प्रसंस्कृत किया, उसको हमने जो अशुद्धियां थी उसको हटाया, और हमने स्टील का निर्माण कर लिया। वैसे के वैसे हमने खेती की, खेती में गन्ना उगाया। अब गन्ना उगाने के बाद में हमने क्या किया, खेती से गन्ना काट कर किसी पास वाले इंडस्ट्री में लेके गए, फर्म में लेके गए, वहां पे हम गन्ने को शुगर में कन्वर्ट कर दिया, चीनी में कन्वर्ट कर दिया। तो ये चीनी क्या हो जाएगी, सेकेंडरी एक्टिविटीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये प्राइमरी एक्टिविटीज जो नेचुरल रिसोर्सेज है उस पर बेस्ड होती है, एग्रीकल्चर हो या माइनिंग हो या ऐसे कोई रिसोर्स है जो जो डायरेक्ट हमें पृथ्वी से मिलते हैं, अर्थ सरफेस से मिलते हैं। ठीक है, तो इनको हम प्राइमरी एक्टिविटीज के नाम से जानते हैं। अब चैप्टर में कौन कौन सी चीजें दे रखी है, क्या बातें कर रहा है, उसको हमें एक जनरल ओवरव्यू के रूप में समझना है कि प्राइमरी एक्टिविटीज का नेचर क्या है, और ज्यादा इसमें कुछ डीप है नहीं। और
जो प्राइमरी एक्टिविटीज का शुरुआत में नेचर दे रखा है कि मानव के वो क्रियाकलाप जिससे आय प्राप्त होती है आर्थिक क्रियाएं कहा जाता है। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज किन किन को हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहेंगे? जिस पर ह्यूमन वर्क करता है और उसको रिटर्न में कुछ प्रॉफिट मिलता है, उसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहेंगे। फॉर एग्जांपल गन्ना बोया, तो ऐसा तो है नहीं कि गन्ने से हमें कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है? ऐसे ही ह्यूमन कोई काम नहीं करता है, ठीक है? मानव की टेंडेंसी होती है जहाँ पे प्रॉफिट होता है वहीं पर वो भागता है। तो हम गन्ने की खेती करेंगे, तो उसके बाद में हम गन्ने की खेती करेंगे तो हमारे पास दो तीन ऑप्शन होंगे। पहला तो हम शुगर बनाएंगे, ठीक है? और उसके बाद में हम हो सकता है गन्ने के जूस के रूप में काम लें उसको, ठीक है? तो ये बहुत सारे एक्टिविटीज होती है जिनसे हमें आय मिलती है, तो उनको हम आर्थिक क्रियाएं बोलते हैं। आर्थिक क्रियाओं को मुख्यतः चार वर्गों में विभाजित किया गया है: प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एवं चतुर्थक, ठीक है? लेकिन एक पंचम क्रिया भी है, उसको भी हम आगे देखेंगे। वो भी चतुर्थ क्रिया के थोड़ी सिमिलर ही है, लेकिन उसमें थोड़ी एडवांसनेस होती है। प्राथमिक क्रियाएं प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर रहती है। लाइन इंपॉर्टेंट है, प्राथमिक क्रियाएं प्रत्यक्ष रूप से यानी डायरेक्टली एनवायरनमेंट पे डिपेंड है, क्योंकि ये पृथ्वी के संसाधनों जैसे भूमि, जल, वनस्पति, भवन निर्माण सामग्री एवं खनिज के उपयोग के विषय में बतलाती है। ये भूमि पर डिपेंड रहती है, जो फर्टाइल लैंड है वहाँ पे एग्रीकल्चर कर ली। जल पे डिपेंड रहती है, वनस्पति, भवन निर्माण सामग्रियों, खनिज के उपयोग के विषय में बतलाती है। इस प्रकार इसके अंतर्गत आखेट, भोजन संग्रहण, पशुचारण, मछली पकड़ना, वनों से लकड़ी काटना, कृषि एवं खनन कार्य सम्मिलित किए गए हैं। अब बेसिकली प्राइमरी एक्टिविटीज में ये चार पांच चीजें इंक्लूड है, इनको एज इट इज याद रखना है। पहली है आकेट, भोजन संग्रहण; दूसरी पशुचारण, मछली पकड़ना, वनों से लकड़ी काटना, कृषि एवं खनन कार्य सम्मिलित किए जाते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन दे रखी है कि क्या आप जानते हैं प्राथमिक क्रियाकलाप करने वाले लोग उनका कार्य क्षेत्र घर से बाहर होने के कारण से लाल कॉलर श्रमिक कहते हैं, यानी रेड कॉलर वर्कर किसे कहते हैं? जो प्राथमिक क्रियाकलाप के कारण क्रियाकलाप करने वाले लोग उनके कार्य क्षेत्र से बाहर रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये कोई ग्रामीण क्षेत्र है और यहाँ पर बेसिकली प्राइमरी एक्टिविटीज होती है, ठीक है? ये तो हो गई लोकल लेवल पर। अब कोई व्यक्ति दूसरे किसी स्थान पर जाकर प्राइमरी एक्टिविटीज के संबंध में कार्य करता है। फॉर एग्जाम्पल, हम फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि उसके घर के आसपास में प्राइमरी एक्टिविटीज होती है, लेकिन इन इन प्राइमरी एक्टिविटीज को छोड़ के वो किसी अदर लोकेशन पर जाकर प्राइमरी एक्टिविटीज करता है, तो उसको हम रेड कॉलर जॉब कहते हैं, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन सीधा सीधा बन सकता है, ठीक है? तो ये लाइन आपको याद रखनी है। अब सबसे पहले आखेट एवं भोजन संग्रहण। अब शुरुआत में आदिकाल में मानव यही करता था, तो एक बार इसको पढ़ते हैं। मानव सभ्यता के आरंभिक युग में आदिमकालीन मानव अपने जीवन निर्वाह के लिए अपने समीप के वातावरण पर निर्भर रहता था। अब आदिकालीन मानव था जो शुरुआती ह्यूमन एक्टिविटीज थी, वो जीवन निर्वाह के लिए किस पर निर्भर करती थी? जो आसपास एनवायरनमेंट रहता था। फॉर एग्जांपल, आसपास एनवायरनमेंट रहता था कि वो जंगल में रहते थे, ठीक है? और जंगल में जंगली जानवर थे, उसके बाद में पेड़ पौधों से कंदमूल मिलता था, फल फ्रूट वगैरह, ठीक है? उतनी इतनी नॉलेज तो नहीं थी, प्रेजेंट टाइम में है उतनी नॉलेज तो नहीं थी, लेकिन अपने व्यवस्था के अनुसार वो चीजें अपनी बनाने लग गए थे, ठीक है? उसके बाद में उसका जीवन निर्वाह दो कार्यों द्वारा होता था: पशुओं का आखेट करना, यानी जंगली पशुओं का आखेट करना और उसको अपने भोजन के रूप में ग्रहण करना, अपने समीप के जंगलों से खाने योग्य जंगली पौधे और एक कंदमूल एकत्रित करना। ये तो दो चीजें मेन थी। उसके बाद में आदिमकालीन समाज जंगली पशुओं पर निर्भर था। अति शीत एवं अत्यधिक गर्म प्रदेशों में रहने वाले लोग आखेट द्वारा जीवन यापन करते थे। तकनीकी विकास के कारण यद्यपि मत्स्य ग्रहण आधुनिकीकरण से युक्त हो गया। अब प्रेजेंट टाइम में क्या है कि जो मत्स्य ग्रहण क्षेत्र है, यानी मछली पकड़ने का काम है, वो हाईटेक हो गया है। लेकिन प्रेजेंट जो पास्ट था, ठीक है, जो अतीत था, उस समय मानव आखेट या भोजन संग्रहण के लिए इन दो चीज़ों पर डिपेंड करता था। उस समय इतना हाईटेक जो मत्स्य था वो था नहीं, तो युक्त तथापि तटवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोग अब भी मछली पकड़ने का कार्य करते हैं, यानी वो परंपरागत जो अपना मछली पकड़ने का कार्य है उसको कंटिन्यू है। अवैध शिकार के कारण जीवों की कई प्रजातियां या तो लुप्त हो गई है या संकटापन्न हो गई है। अब धीरे धीरे उस टाइम क्या था, ह्यूमन के पास में खाने के लिए केवल और केवल दो ऑप्शन थे, ठीक है? तो प्रेजेंट टाइम में ह्यूमन के पास में बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन शौक रूप में कभी कभी हम जंगली जीवों की हत्या कर देते हैं, तो इसकी वजह से कई प्रजातियां तो लुप्त हो गई है और कई संकटापन के निकट है। प्राचीन काल के आखेटक पत्थर या लकड़ी के बने औजार या एवं तीर इत्यादि से क्या करते थे, प्रयोग करते थे। अब आखेटक किससे होता था? उस समय ऐसे चाकू छुरी तो थे नहीं,
तो वो क्या करते थे, लकड़ी के बने औजार, तीर इत्यादि से करते थे, जिससे मारे जाने वाले पशुओं की संख्या सीमित रहती थी। भारत में शिकार पर क्यों प्रतिबंध लगाया गया है? इसका मेन कारण यही है कि जो हमारा नेचुरल इकोसिस्टम है, इकोलॉजी है हमारी, जो बायोडाइवर्सिटी है वो इम्बैलेंस नहीं हो जाए। इम्बैलेंस का मतलब है कि एक कॉन्सेप्ट है सिंपल वर्ड में कि एक की स्टोन प्रजाति होती है। की स्टोन प्रजाति का मतलब वो प्रजाति होती है जो किसी जंगल में जो फूड चेन है या फूड वेब है उसको बनाए रखती है। फॉर एग्जांपल जंगल में शेर की बात करें, बाघ की बात करें, यदि जंगल से बाघ खत्म हो गया तो इमेजिन कीजिए आप, जो ऐसी पॉपुलेशन है जिसको बाघ कंट्रोल करता है, बाघ खाता है ठीक है अपने भोजन के रूप में, यदि वो अनिश्चित रूप से बढ़ जाएगी तो उस पर्टिकुलर रीजन में क्या होगा कि जो बायोडाइवर्सिटी है वो इम्बैलेंस हो जाएगी। तो इसलिए भारत में शिकार पर प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है, और कौन से एक्ट के अंदर लगाया गया है वो आप कमेंट करके बताइए। उसको हमने पढ़ा था, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ा था हमने, फिजिकल ज्योग्राफी इंडिया की 11th क्लास की एनसीईआरटी, उसमें हमने बायोडाइवर्सिटी के संबंध में जो पोर्शन पढ़ा था उसमें ये सारी चीजें डिटेल से डिस्कस की थी। ठीक है, भोजन संग्रहण एवं आखेटक आखेट प्राचीनतम ज्ञात आर्थिक क्रियाएं हैं। विश्व के विभिन्न भागों में ये कार्य विभिन्न स्तरों पर विभिन्न रूपों में किया जाता है। ये कार्य कठोर जलवायु दशाओं में किया जाता है। इसे अधिकतर आदिमकालीन समाज के लोग करते हैं। ये लोग अपने भोजन, वस्त्र, शरण की आवश्यकता की पूर्ति हेतु पशुओं एवं वनस्पति का संकलन करते हैं। इस कार्य के लिए बहुत कम पूंजी एवं निम्न स्तरीय तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है। इसमें भोजन अधिवेश भी नहीं रहता है और एवं प्रति व्यक्ति उत्पादकता भी कम होती है। अब यहाँ पे दो तीन चीजें बोली है कि एक तो विश्व के विभिन्न भागों में इसे विभिन्न प्रकार से किया जाता है, और उसके बाद में ये भोजन, वस्त्र और शरण की आवश्यकता की पूर्ति के लिए करता है। या तो ह्यूमन को भोजन मिल जाए और वस्त्र मिल जाए या और शरण मिल जाए, ये तीन चीजें के लिए ये करता था। और इसमें एक तो ये लेस कैपिटल इंटेंसिव है, यानी कि इसमें पूंजी की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, दूसरी बात ये तकनीकी जो टेक्नोलॉजिकल नॉलेज है उस पर ये बेस्ट नहीं है। ये क्यों नहीं है? क्योंकि हम डायरेक्ट नेचुरल रिसोर्सेज प्राप्त कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने फल तोड़ा पेड़ से, तो अब इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी की यूज होगा, या इसमें कौन सा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, पैसे लगाने पड़ेंगे। तो ये इन इन जो प्राइमरी एक्टिविटीज है उनका ये चरित्र है कि ये लेस कैपिटल इंटेंसिव और लेस टेक्निकल बेस्ड है। उसके बाद में ये प्रति व्यक्ति उत्पादकता कम होती है। अब जितना जरूरत था हमने उतना ही रखा, ठीक है, हमने संग्रहण नहीं किया, तो इसलिए ये प्रति व्यक्ति उत्पादकता कम है। और भोजन अधिवेश भी नहीं रहता है। भोजन अधिवेश का मतलब है कि जरूरत से ज्यादा भी इकट्ठा नहीं हो पाता है, जितनी जरूरत होती है उतना ही हम भोजन इकट्ठा करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है, भोजन संग्रहण विश्व के दो भागों में किया जाता है। अब कौन कौन से रीजन है? उच्च अक्षांशों के क्षेत्र, जिसमें उत्तरी कनाडा, उत्तरी यूरेशिया एवं दक्षिणी चिली आते हैं। निम्न अक्षांश के क्षेत्र, जिसमें अमेजन बेसिन, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के आंतरिक प्रदेश आते हैं। अब हम मैप में ये लोकेशन देख लेते हैं। मैप 5.2 है। निर्वहन संग्रहण क्षेत्र। निर्वहन संग्रहण क्षेत्र का मतलब है जितनी जरूरत थी वुमन ने इतनी एक्टिविटीज की। फॉर एग्जाम्पल ये उत्तरी कनाडा वाला रीजन है, साइबेरिया है, यूरेशिया वाला रीजन है। और उसके बाद में जो अमेजोन बेसिन है, ठीक है, ये यहाँ पे अमेजोन नदी बहती है। उसके बाद में ये अफ्रीकन जो सेंट्रल वेस्टर्न पोर्शन है, ठीक है, वहाँ पर होती है, जो कांगो नदी का रीजन है वहाँ पे। उसके बाद में जो दक्षिणी पूर्वी एशिया का रीजन है, जैसे पपुआ न्यू गिनी हो गया, इंडोनेशिया हो गया, बोर्निया हो गया, सदर्न फिलीपींस हो गया। और उसके बाद में ये चीन और तिब्बत के पठार के आसपास वाला रीजन हो गया। तो यहाँ पे निर्वाण संग्रहण के क्षेत्र है। तो ये बेसिकली दो रीजन है विश्व के। उसके बाद में आधुनिक समय में भोजन संग्रहण के कार्य का कुछ भागों में व्यापारीकरण भी हो गया है। अब जब ह्यूमन आज से हम 500 साल की बात करें तो उस समय क्या होता था, जितनी आवश्यकता होती थी ह्यूमन को उतना ही वो ग्रहण करता था। ठीक है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में क्या हो रहा है कि ह्यूमन को पता चल गया है कि इसमें पहली बात तो हमने शुरुआत में लाइन पढ़ी थी कि जहाँ पर जो आउटपुट मिलता है ह्यूमन को वहीं पर वो काम करता है, तो उसको हम आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। अब धीरे धीरे ह्यूमन ने क्या किया कि कंदमूल या फ्रूट्स तोड़ने शुरू किए, तो वो अपने घर की आवश्यकता के लिए पूरा मतलब घर की आवश्यकता पूरी हो जाए इतना इकट्ठा करता था। जब बाद में धीरे धीरे पता चला कि ऐसे कई सारे लोग हैं जो जिनको ये फ्रूट्स नहीं मिलते हैं, कंदमूल नहीं मिलते हैं, उनको हम अधिक मात्रा में तोड़ के उनको बेचें तो हमें वो पैसे देंगे।
ठीक है, इनकम देंगे। ये चीज कब धीरे धीरे डेवलप होने लगी, जब इकोनॉमी में एडवांसनेस आई, पैसा आया, ठीक है, जो मनी का कॉन्सेप्ट था वो आया था इकोनॉमी में, ठीक है। उसके बाद में इसलिए ये व्यापारीकरण का मतलब है कि यहाँ पे व्यापार करने लगे, ट्रेड करने लगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मिजोरम में संतरे एकत्रित करती हुई महिलाएं, अब ऐसा तो नहीं है नहीं कि ये अपने घर के लिए एकत्रित कर रही है, ठीक है। ये क्या बड़े बड़े फार्म हाउस डेवलप कर दिए धीरे धीरे बाद में। पहले तो जंगलों में जो पेड़ पौधे होते थे उसी स्थान पर जाकर ये तोड़ते थे, जब बाद में पता चला ह्यूमन को कि ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए फल फ्रूट कंदमूल, तो इनको क्या किया, एक पर्टिकुलर लोकेशन डिसाइड की और वहां पे इनकी खेती करना शुरू कर दिया। तो इसलिए वाणिज्यिकरण भी हो गया। ये लोग कीमती पौधे की पत्तियां, छाल, औषधियां पौधों को सामान्य रूप से संशोधित करके बाजार में बेचने का कार्य करते हैं। अब हम प्रेजेंट टाइम में देखते हैं जो पीरियोडिक मार्केट होते हैं, फॉर एग्जांपल जयपुर में पीरियोडिक मार्केट होते हैं, तो वहाँ पे जो जयपुर के आसपास वाले रीजन से जंगली उत्पादक, या जंगली नहीं बोल सकते हैं उनको, जो नेचर बेस्ड प्रोडक्ट होते हैं, जो छाल टाइप होते हैं, जड़ों टाइप होते हैं, और इस टाइप के जो प्रोडक्ट होते हैं वो पीरियोडिक मार्केट में बिकते हैं। तो उसका एग्जांपल आप देख सकते हैं, प्रेजेंट टाइम में भी है। पौधे के विभिन्न भागों का ये उपयोग करते हैं, उदाहरण के तौर पर छाल का उपयोग कुनैन, चमड़ा तैयार करना, और कर्क के लिए पत्तियों का उपयोग करना, पेय पदार्थ, दवाइयाँ, और कांतिवर्धक वस्तुएं बनाने के लिए, रेशे को कपड़े बनाने, दृढ़ फल को भोजन एवं तेल के लिए, और पेड़ के तने का उपयोग रबड़, बाल्टा, गोंद, राल बनाने के लिए। ये सारे ट्रेडिशनल वर्क है, उनको बढ़ावा देने के लिए, या प्रेजेंट टाइम में भी ये चीजें हो रही है। नेक्स्ट है, ये क्या आप जानते हैं च्युइंगम को चूसने के बाद शेष बचे भाग को क्या कहते हैं? एग्जाम में नहीं पूछेगा। क्या तुम जानते हैं कि इसे चिक्कल कहते हैं? ठीक है, तो कॉमन वर्ड है, इंपॉर्टेंट नहीं है। ये चेपोटा वर्क्स के दूध से बनता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कभी पूछ लेंगे कि च्युइंगम किससे बनती है, किसके किस वर्क से बनती है, ठीक है, तो जो जयपोटा वर्क्स होता है उसके दूध से बनती है। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, विश्व स्तर पर भोजन संग्रहण का अधिक महत्व नहीं है। इन क्रियाओं के द्वारा प्राप्त उत्पाद विश्व बाजारों में प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। कई प्रकार की अच्छी किस्म एवं कम दाम वाली कृत्रिम उत्पादों ने उष्णकटिबंधीय वन के भोजन संग्रहण करने वाले समूहों के उत्पादों का स्थान ले लिया है। अब प्रेजेंट टाइम में क्या होता है कि ह्यूमन, पहली बात तो इतना परिश्रम करेगा नहीं, वो जीव जंतुओं के पीछे भागेगा नहीं, या इतने डीप जंगलों में जाएगा नहीं, जहाँ पर कहने का मतलब प्रेजेंट टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सिक्योरिटी के पर्पज से, तो वो फल कंदमूल इतने जंगलों में जाएगा नहीं लेने, फिर भी जाते हैं लेकिन इतना कम जाते हैं वो। प्रेजेंट टाइम में क्या हुआ है कि विश्व के जो मार्केट है इन प्राइमरी एक्टिविटी से संबंधित, उसमें प्रतिस्पर्धा आ गई। अब प्रतिस्पर्धा किस चीज़ की आ गई कि आप आजकल आर्टिफिशियल प्रोडक्ट ज़्यादा आ गए मार्केट में, ठीक है। जो फॉरेस्ट बेस्ड प्रोजेक्ट जो प्रोडक्ट है उनका स्थान आर्टिफिशियल प्रोडक्ट ने ले लिया, जो फैक्ट्रियों में बनते हैं वो भी आजकल जो आदिम समाज है वहाँ पे बिकने लग गए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है पशुचारण। अब पहला हमने पढ़ लिया आर्किड से संबंधित था, अब दूसरा एक्टिविटीज है पशुचारण। आर्किड पर निर्भर रहने वाले समूह में जब ये महसूस किया गया कि केवल आर्किड से जीवन का भरण पोषण नहीं किया जा सकता, तब मानव ने पशुपालन व्यवसाय के विषय में सोचा। विभिन्न जलवायु दशाओं में रहने वाले लोगों ने उन क्षेत्रों में पाए जाने वाले पशुओं का चयन करके पालतू बनाया। भौगोलिक कारकों एवं तकनीकी विकास के आधार पर वर्तमान समय में पशुपालन व्यवसाय निर्वहन अथवा व्यापारिक स्तर पर किया जाता है। अब शुरुआत में हमने आर्केड का पढ़ा था, तो उसमें पढ़ा था कि निर्वहन के लिए किया जाता है, लेकिन बाद में हमने पढ़ा है कि व्यापारिक स्तर हो गया, ठीक है। वैसा का वैसा पशुचारण के साथ में भी है। अब ह्यूमन ने क्या किया, शुरुआत में पहले एग्रीकल्चर कराना प्रारंभ किया नियोलिथिक पीरियड के आसपास, लेकिन उससे भी पहले की बात करें, ठीक है, एग्रीकल्चर प्रारंभ की उससे पहले की बात करें, आज से 10,000 साल पहले क्या होता था कि पहले तो आर्केड करते थे। अब धीरे धीरे उनको पता चला कि कुछ पशु ऐसे हैं जो हमारे पालतू है, फॉर एग्जाम्पल डॉग हो गया, ठीक है। तो ये कहने का मतलब क्या है कि ह्यूमन के साथ रहेगा, जो एक्सटर्नल थ्रेट है उनको कम करेगा। तो इसकी वजह से क्या है कि डॉग्स को पालना शुरू किया, अपने साथ रखना शुरू किया, जब भी आर्केड में जाते थे तो डॉग को अपने साथ में ले जाते थे। तो ये कहीं ना कहीं ह्यूमन का जो परिश्रम था उसको थोड़ा कम कर दिया, ठीक है। तो इसी सेंस से ह्यूमन ने आगे आर्किड और जंगली जीवों और कंदमूल के बाद में जो काम किया वो था पशुचारण का, ठीक है। ऐसे बहुत सारे जो पशु, फॉर एग्जांपल गाय है, ठीक है, तो गाय का किस रूप में उपयोग करते थे कि उनको पता चला कि हम गाय को मांस के रूप में नहीं देखकर हम क्या करें
कि इनका दूध इम्पोर्टेंट है और इससे और भी प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे गाय को एक स्थायी स्थायित्व प्रदान किया और इसको एक अपना जीवन निर्वाह करने का माध्यम बना लिया। इससे क्या, उसको चारा खिलाते पिलाते दूध होता, ठीक है, उससे दही बनता, ठीक है। धीरे धीरे ये सारी एक्टिविटीज होने लगी तो गाय को इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस दिया और उसको अपना अपना साथी बना लिया, कहने का मतलब, ठीक है। तो इसकी वजह से ये पशुचारण पर फोकस किया इन्होंने। उसके बाद में नेक्स्ट है चलवासी पशुचारण, जैसे भेड़ बकरियां हैं। अब चलवासी पशुचारण एक प्राचीन जीवन निर्वाह व्यवसाय रहा है, जिसमें पशुचारण अपने भोजन, वस्त्र, शरण, औजार एवं यातायात के लिए पशुओं पर निर्भर रहते थे। अब ये पशुचारण का मेन काम ये था कि उनको भोजन मिल जाता था एक तो, ठीक है, जो इनकम होती थी उनसे उनको भोजन मिल जाते थे, फिर वस्त्र, शरण मिल जाती थी, औजार और यातायात के लिए पशु पर निर्भर रहते थे। वे अपने पालतू पशुओं के साथ पानी और चारागाह की उपलब्धता एवं गुणवत्ता के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते रहते थे। इन पशुचारक वर्गों के अपने अपने निश्चित चारागाह होते हैं। अब क्या, एक पर्टिकुलर लोकेशन होती है जो हर एक चारागाह उनको बांट लेता था कि इस वाले रीजन में सिर्फ मेरे पशु चरेंगे और इस वाले में तेरे और इस वाले में किसी थर्ड पर्सन के। तो ये इनका एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता था और इनके दो भौगोलिक क्षेत्र होते थे या बहुत सारे ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। तो इनका एक पैटर्न था कि हम एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में हमारे पशुचारण को ले जाएंगे पशुचारण के लिए। तो ये पैटर्न चलता था। जब हमने दार्जिलिंग नहीं, सॉरी, दार्जिलिंग नहीं, हमने उत्तराखंड और हिमाचल हिमालय पढ़ा था। उस समय ट्रांस ह्यूमन के बारे में पढ़ा था। जो ऋतु प्रवास होता है ना, वो सेम कॉन्सेप्ट यही है। प्रेजेंट टाइम में जो उत्तराखंड और हिमाचल हिमालय में ऋतु प्रवास चल रहा है ना, वो उसका सेम कॉन्सेप्ट प्रेजेंट टाइम में भी है। और ये कश्मीर हिमालय में भी एक्टिविटीज होती है ऋतु प्रवास की। तो हमने पढ़ा था कि जो ग्रीष्म ऋतु के टाइम में क्या करते हैं, जैसे ये पहाड़ी क्षेत्र है तो ग्रीष्म ऋतु में पहाड़ी के ऊपरी भागों में चले जाते हैं और शीत ऋतु में घाटी रीजन में आ जाते हैं। तो ये प्रेजेंट टाइम में भी ये चीजें चल रही है। तो इसी को हम जो पशुचारण है उसमें मान सकते हैं, ठीक है। भिन्न भिन्न क्षेत्रों में कई प्रकार के पशु पाले जाते हैं और उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका में गाय बैल के प्रमुख पशु है। अब ये इंपॉर्टेंट है यहाँ से, यानी मतलब उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका में गाय और बैल प्रमुख पशु है, जबकि सहारा एवं एशिया के मरुस्थल में भेड़, बकरी, ऊंट पाला जाता है। तिब्बत एवं एंडीज के पर्वतीय भागों में योक व लामा एवं आर्कटिक और उप उत्तरी ध्रुव क्षेत्र में रेंडियर पाले जाते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट है, तीन चार प्रकार की प्रजातियां हैं। तिब्बत और एंडीज वाली इंपॉर्टेंट है, योक और लामा। और आर्कटिक और उप उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र में रेंडियर पाले जाते हैं। हम पढ़ेंगे एस्किमो का, जो एस्किमो प्रजाति है, ट्राइब्स है, वो क्या करती है, रेंडियर को अपने ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज लेती है। तो आगे हम उनके बारे में भी देखेंगे। जलवासी पशुचारण के तीन प्रमुख क्षेत्र है। इसका प्रमुख क्षेत्र उत्तरी अफ्रीका के अंटार्कटिक तट से अरब प्रायद्वीप होते हुए मंगोलिया तथा मध्य चीन तक फैला हुआ है। अब पहला रीजन कहाँ से है इसका प्रमुख क्षेत्र की, उत्तरी अफ्रीका के अंटार्कटिक तट से अरब प्रायद्वीप होते हुए मंगोलिया एवं मध्य चीन तक फैला हुआ है। इस मैप में देखते हैं ये वाला रीजन, ठीक है। ये यहाँ से अटलांटिक कोस्ट से शुरू होता है, अफ्रीका, अरब प्रायद्वीप, और उसके बाद में सेंट्रल एशिया, यहाँ पे मंगोलिया, चीन और साइबेरिया का, रूस का दक्षिणी पोर्शन, ये सारी चीज़ें, सॉरी, ये रीजन आते हैं सारे। उसके बाद में दूसरा क्षेत्र है यूरोप एवं एशिया के टुंड्रा प्रदेश है, जबकि तीसरा क्षेत्र दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका एवं मेडागास्कर द्वीप स्थित है। अब दूसरा रीजन तो ये हो गया, पहला रीजन ये है, दूसरा ये साइबेरिया का उत्तरी पोर्शन, और उसके बाद में तीसरा रीजन ये है मेडागास्कर और अफ्रीका का दक्षिणी रीजन, ठीक है। नामीबिया वाला क्षेत्र, नामीबिया, अंगोला, इस वाले रीजन में, ठीक है। तो ये होते हैं चलवासी पशुचारण के प्रेजेंट टाइम में भी इनके एग्जाम्पल, इस रीजन में ये पशुचारण होता है। नए पशुचारण की खोज में ये पशुचारक समतल भागों एवं पर्वतीय क्षेत्रों में लंबी दूरियां तय करते हैं। गर्मियों में मैदानी भाग से पर्वतीय चारागाह की ओर और शीत ऋतु में पर्वतीय भाग से मैदानी चारागाहों की ओर प्रवास करते हैं। अब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल ये पहाड़ी क्षेत्र है और ये मैदानी क्षेत्र है, ये मैदानी क्षेत्र है, प्लेन रीजन है, और ये पर्वतीय क्षेत्र है। अब क्या करेगा, जब पर्वतीय क्षेत्रों में शीत ऋतु होगी तो मैदानी क्षेत्रों में इनको चारागाह के लिए लोकेशन मिलेगी, यहाँ पे चारागाह विकसित होंगे। अब जैसे ही पर्वतीय क्षेत्रों में ग्रीष्म ऋतु आएगी तो वहाँ पे क्या करेगी, बर्फ पिघलेगी और वहाँ पे घास उगेगी।
तो ये क्या करेंगे कि ग्रीष्म ऋतु में जो पर्वतीय क्षेत्र है उनके ऊपरी भागों में चले जाते हैं। ठीक है, तो इनका ये पैटर्न चलता रहता है। इनकी इस गतिविधियों को ऋतु प्रवास कहा जाता है। भारत में हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में गुज्जर, बकरवाल, गद्दी, भूटिया लोग के समय ग्रीष्म काल में मैदानी क्षेत्रों से पर्वतीय क्षेत्रों में चले जाते हैं और शीतकाल में पर्वतीय क्षेत्रों से मैदानी क्षेत्रों में आ जाते हैं। इसी प्रकार टुंड्रा प्रदेश में ग्रीष्म काल में दक्षिण से उत्तर की ओर और शीत ऋतु में उत्तर से दक्षिण की ओर जलवासी पशुचारणों का पशुओं के साथ प्रवास होता है। अब हमने पढ़ा था टुंड्रा रीजन, और उसके साउथ में जो साइबेरिया वाला रीजन है, ये या अलास्का की बात करें या उत्तरी कनाडा की बात करें। ठीक है, तो वहाँ पे क्या है कि जैसे जैसे हम उत्तरी ध्रुव की तरफ जाएंगे वहाँ पे शीत ऋतु की दशाएं बढ़ती जाएगी। तो वहाँ पे ग्रीष्म ऋतु में जो घास उगती है वो जलवासी पशुचारण के लिए उपयोगी है, और जैसे ही ग्रीष्म शीत ऋतु आएगी तो वो धीरे धीरे वापस मैदानी क्षेत्रों में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये पैटर्न हमारे इंडिया में भी चल रहा है हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में, तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है इसको। ठीक है, भारत में हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में गुज्जर, बकरवाल, गद्दी, भूटिया लोग ग्रीष्म काल में मैदानी, और ये मतलब चार आपको जातियां याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट है चलवासी पशुचारकों की संख्या अब घट रही है एवं इनके उपयोग में लिए जाने वाले क्षेत्र में कमी हो रही है। इनके दो कारण है, राजनीतिक सीमाओं का अधिरोपण और कई देशों द्वारा नई बस्तियों की योजना बनाना। अब प्रेजेंट टाइम में फॉर एग्जांपल इंडिया की बात करें तो इंडिया, ठीक है, और इसके यहाँ पे इंडिया है, इधर पाकिस्तान है और इधर अफगानिस्तान है। अब पहले जब जो इंटरनेशनल बाउंड्री डिसाइड की उससे पहले क्या होता था कि जो इंडिया के चलवा से जो पशुचारक है वो पाकिस्तान से होते हुए अफगानिस्तान तक जाते थे और वापस अपने लोकेशन, नेटिव लोकेशन पर। पाकिस्तान के भी ऐसे लोग थे जो इंडिया में पशुचारण के लिए आते हैं, अफगानिस्तान के ऐसे बहुत सारे लोग थे जो इंडिया तक आते थे पाकिस्तान होते हुए। लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज है, ठीक है, राजनीतिक सीमा का अधिरोपण हो गया, इस वजह से इनका एक जो वृहद भौगोलिक स्तर था वो बंट गया है। और उसके बाद में नई बस्तियों की योजना, अब ऐसे बहुत सारे फर्टाइल लैंड थे जो पशुचारण के लिए इम्पोर्टेंट थे, वहां पर नगरीकरण हो गया या गवर्नमेंट ने कोई प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया, तो इस वजह से ये सारे सिस्टम थोड़े डिसमिस हो गए। नेक्स्ट है वाणिज्य पशुपालन, पशुधन पालन। अब वाणिज्य पशुपालन पहले तो क्या होता है, ये चलवासी पशुचारण का मेन मतलब जो पलवस सॉरी चलवासी पशुचारण है, उसका मेन काम क्या था कि ये भोजन, वस्त्र और शरण, औजार और यातायात इनके लिए करते थे। अब धीरे धीरे इनको पता चला कि चलवासी पशुचारण का हम यदि वाणिज्यिक स्तर पर उपयोग करें, यानी उसको एक पर्टिकुलर लोकेशन पर खिलाएं पिलाएं, ठीक है, और उनका दूध, मांस और इन सारी चीजों को मार्केट में बेचें तो हमें पैसे मिलेंगे। तो इन्होंने ये थोड़ा बाद में धीरे धीरे इनको पता चला। चलवासी पशुचारण की अपेक्षा वाणिज्यिक पशुधन पालन अधिक व्यवस्थित एवं पूंजी प्रधान है। एक तो ये यहाँ पे कंटिन्यूटी रहती है और ये कैपिटल इंटेंसिव है। ठीक है, यहाँ पे पूंजी ज्यादा चाहिए। वाणिज्य पशुपालन, वाणिज्य पशुधन पालन पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित है एवं फार्म भी स्थायी होते हैं। वेस्टर्न कल्चर, अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय देशों में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर लोकेशन होती है, वहां पर फॉर एग्जांपल 100 बीघा जमीन है, 100 बीघा जमीन पर ये 90 बीघा में 100 बीघा जमीन पर 90 गाय रखेंगे। ठीक है, 90 गाय काउज है वो रखेंगे। और जो 10 हेक्टेयर जमीन है वहां पर ये उनके रहने के लिए, जैसे दूध के लिए, यहाँ पे जब सुबह शाम मशीनों से जो सारा काम यहाँ पे मशीनों से होता है, तो 100 बीघा जमीन पर इनका फिक्स रहता है कि 90 गायों को पालेंगे। और इसमें 10 बीघा जमीन है उसका उपयोग ये पशु चारण के लिए और जो चारा इकट्ठा करने के लिए, दुग्ध उत्पादन के लिए, ये सारी मशीनरी की रख रखाव के लिए रखते थे। ठीक है, तो अब ये एक पर्टिकुलर लोकेशन हो गई यहाँ पर, तो इस वजह से ये पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित है। ये फार्म विशाल क्षेत्र में फैले हुए होते हैं और संपूर्ण क्षेत्र में छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित कर दिया जाता है। चराई को नियंत्रित करने के लिए इन्हें बाड़ लगाकर एक दूसरे से अलग कर दिया है। अब फॉर एग्जांपल इन्होंने ये पर्टिकुलर लोकेशन डिसाइड की है कि हम ये 100 बीघा जमीन है, इसको हम पशुचारण के लिए, वाणिज्यिक पशुधन पालन के लिए उपयोग में लेंगे। 10 बीघा जमीन को तो पहले ही साइड में रख दिया इन्होंने। अब बाद में क्या किया, इन जमीन को डिवाइड कर दिया कई हिस्सों में। ठीक है, अब यहाँ पे घास होगी तो यहाँ पे पशुओं को छोड़ दिया। अब यहाँ पे घास खत्म हो गई तो नेक्स्ट रीजन में ले गए। ठीक है, फिर वहां पे भी खत्म हो गई तो इस वाले में लिए, और यहाँ पे भी खत्म हो गई तो इस वाले में लिए। ठीक है, अब यहाँ पे खत्म हो गई तो वापस इस वाले रीजन में घास हो गई, तो ये एक रोटेशन चलता रहता है इनका। ठीक है,
जब चराई के कारण एक छोटे क्षेत्र की घास समाप्त हो जाती है तो पशुओं को दूसरे छोटे क्षेत्र में ले जाया जाता है। वाणिज्यिक पशुपालन या पशुधन पालन में पशुओं की संख्या भी चारागाह की वहन क्षमता के अनुसार रखी जाती है। अब वहाँ पे कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वहाँ पे कहने का मतलब लिमिट से ज्यादा आप नहीं रख सकते। प्रॉपर गवर्नमेंट का रूल्स एंड रेगुलेशन है ब्रिटेन में कि यदि आपके पास में 100 हेक्टर जमीन है, ठीक है, 100 बीघा जमीन है, हेक्टर में मान लो या बीघा में मान लो, तो 100 हेक्टर या 100 बीघा जमीन है आपको, तो वहाँ पे सिर्फ 90 गायों को रखने का अधिकार है। यदि 91 भी रख ली तो आपके ऊपर फाइन हो जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि आप 100 बीघा जमीन में 100 गायें रखोगे तो बाद में जो आपको चारा भी स्टोर करना पड़ेगा, आपको मशीनरी भी मेंटेन करनी पड़ेगी, और जो रख रखाव के दूसरे संसाधन है उनको भी आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा, मेडिकल फैसिलिटीज रखनी पड़ेगी। तो ये सारी चीजें एक प्रॉपर वे में इन्होंने डेवलप की थी। ये एक विशिष्ट गतिविधि है जिसमें केवल एक ही प्रकार के पशु पाले जाते हैं। प्रमुख पशु भेड़, बकरी, गाय, बैल, घोड़े। इससे प्राप्त मांस, खालें एवं ऊन को अलास्का ऊन को वैज्ञानिक ढंग से संसाधित और डिब्बाबंद करके विश्व के बाजारों में निर्यात किया जाता है। एक अब ये जो प्रोडक्ट हैं इनसे प्राप्त होते हैं। पशु फार्म में पशुधन पालन वैज्ञानिक आधार पर व्यवस्थित किया जाता है। इसमें मुख्य ध्यान पशुओं के प्रजनन पर, जनांकिकी सॉरी जननिक सुधार, बीमारी जो जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं उनको दूर करने के लिए, और उनके स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाता था। ठीक है, एक तो उनकी जो फर्टिलिटी होती थी उनको मेंटेन रखना था, और जो जेनेटिक डिसऑर्डर थे उनको सुधार करते थे, और इनके हेल्थ पर फोकस करते थे। ठीक है, विश्व में न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, यूरुग्वे एवं संयुक्त राज्य अमेरिका ने वाणिज्यिक पशुपालन किया है। ठीक है, और प्रेजेंट टाइम में भी ये चल रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है कि अलास्का के उत्तरी प्रदेश में रेनडियर पशुपालन, जहाँ कुल भंडार का लगभग दो तिहाई अधिकांश एस्किमो रखते हैं। अब अलास्का वाला रीजन है, वहाँ पर जो रेनडियर पशुपालन होता है, इन रेनडियर फॉर एग्जांपल आपको मैप में दिख रहे हैं, ठीक है, तो इनका उपयोग ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए करते हैं। ठीक है, तो रेनडियर पालन जहाँ कुल भंडार का, यानी अलास्का में टोटल हम ही 100 रेनडियर माने, ठीक है, तो उसका कहने का मतलब दो तिहाई, 2/3, यानी 66% सिर्फ एस्किमोज के पास है। ठीक है, एस्किमो रखते हैं। ठीक है, एस्किमो वहाँ पे जो जाति है, उनको जनजाति है, उसको एस्किमो बोलते हैं। अब 5.6 नंबर मैप कौन सा है, ये रहा, वाणिज्यिक पशुधन पालन क्षेत्र। अब इसमें एक तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड वाला क्षेत्र हो गया, सेंट्रल एशिया वाला क्षेत्र हो गया। ठीक है, सेंट्रल एशिया में भी वापस कजाकिस्तान और रशिया का सदर्न पोर्शन, उसके बाद में सदर्न अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका का दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी भाग, उसके बाद में उत्तरी भाग और उत्तरी अमेरिका का पश्चिमी भाग। ठीक है, तो ये रीजन है जहाँ पे वाणिज्यिक पशुधन पालन किया जाता है। ठीक है, और इसमें कौन कौन से पशु आते हैं, इसमें भेड़, बकरी, गाय, बैल, घोड़े, ये सारे इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। तो ये था प्राइमरी एक्टिविटीज का इनिशियल टॉपिक है, और आगे हम अगले सेशन में कृषि से संबंधित जो पॉइंट है उनको डिस्कस करेंगे। चलिए, आज के इस सेशन में इतना ही है। थैंक यू।